हेलो स्टूडेंट्स, a very good afternoon to all of you। फ्रेंच रेवोल्यूशन डिस्कस कर रहे थे हम लोग, और मैंने आपको फ्रांसीसी क्रांति के जो कारण थे उसमें राजनीतिक कारण बता दिए थे और सामाजिक कारणों के बारे में हम पढ़ रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि फ्रांस में उस समय 3 एस्टेट हुआ करते थे, 3 एस्टेट्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और क्लर्गी, नोबिलिटी और कॉमनर्स यानी पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और जनसाधारण वर्ग में फ्रांस का समाज जो है बटा हुआ था। और इनमें से जो पहले 2 वर्ग हैं यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेट, दे वर द प्रिविलेज क्लास, यानी ये विशेषाधिकार युक्त या विशेषाधिकार वाले वर्ग थे जिनको समाज में तरह तरह के अधिकार मिले हुए थे। और जो तीसरा स्टेट था ये विशेषाधिकार रहित वर्ग था। तो इसमें भी इंटरनल कंट्राडिक्शंस और डिविजन्स के बारे में मैंने आपको बताया था। हमने पादरी वर्ग के बारे में और नोबिलिटी यानी कुलीन वर्ग के बारे में पढ़ लिया था। मैंने आपको बताया था कि कुलीन जो है 2 प्रकार के थे, एक तो तलवारधारी कुलीन और एक वस्त्रों के कुलीन। वस्त्रों के कुलीन जो है बाद में बने थे, जो कि मध्यम वर्ग से ही लोग तरक्की करके जो है इन्होंने कुलीनता हासिल की थी। ठीक है, अब जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो जनसाधारण वर्ग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी फ्रांस में उस समय जो जनसंख्या थी लगभग 2.5 करोड़ थी। और ये जो वर्ग था ये विशेषाधिकार रहित वर्ग था। इसमें उद्योगपति, वकील, शिक्षक, श्रमिक, किसान सब आया करते थे। तो इसमें भी जो है ना, जनसाधारण वर्ग में भी 3 डिविजन्स थे। एक तो मध्यम वर्ग, एक किसान वर्ग यानी कृषक वर्ग, और एक श्रमिक वर्ग यानी मजदूर। ठीक है, सबसे पहले हम मध्यम वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। मध्यम वर्ग को बुर्जुआ कहा जाता था। फ्रांस में उस समय जो मिडिल क्लास थी दैट वाज कॉल्ड एज अ बुर्जुआजी या बुर्जुआ। ये जो वर्ग था ये फ्रांस का सबसे ज़्यादा जागरूक वर्ग था, मोस्ट एनलाइटेंड। इसमें इसके भी 3 डिविजन्स थे इसके अंदर ही। देखिए, मध्यम वर्ग एक ही था, लेकिन मध्यम वर्ग के अंदर भी 3 प्रकार के डिविजन्स थे। जैसे आज हम देखो, आज की जो हमारी सोसाइटी है जो हम कहते हैं मिडिल क्लास, तो एक अपर मिडिल क्लास होता है, एक लोअर मिडिल क्लास होता है, यानी मिडिल क्लास के अंदर ही 2 क्लासेस आ गई। ऐसे उस समय फ्रांस में मध्यम वर्ग के अंदर भी 3 जो है वर्ग थे। पहली श्रेणी में व्यवसायी और व्यापारी लोग शामिल थे। ये लोग जो है, ये लोग अभिजात वर्ग यानी कुलीन वर्ग को अपनी उन्नति में बाधक समझते थे, और इस बाधा को दूर करने के लिए वो धन देने को भी तैयार थे। ऐसे बहुत से लोग थे जो कि कुलीनों से भी ज़्यादा अमीर थे इस मध्यम वर्ग के अंतर्गत। पहले वर्ग में, पहली श्रेणी में व्यवसायी और व्यापारी, तो यही वो लोग थे कुछ जिन्होंने पद खरीद कर, जब बिकने शुरू हो गए ना कुलीन के पद, इन्होंने खरीद कर वो पद हासिल करने शुरू कर दिए ताकि समाज में उनका स्थान ऊपर हो जाए। मध्यम वर्ग की दूसरी श्रेणी में आर्थिक व्यवसाय के लोग शामिल थे, जिसमें ज़्यादातर साहूकार होते थे और जहाज़ों के स्वामी होते थे। तीसरा जो वर्ग था इसी के अंदर, मध्यम वर्ग के अंदर, ये वर्ग एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसके अंदर पेशेवर लोग थे नौकरियों में, जैसे वकील होते थे, अध्यापक होते थे, विद्वान, वो सब इसमें आते थे। ये जो लोग थे इसमें दार्शनिक भी आते थे। दे वर वेरी एनलाइटेंड, बहुत ज़्यादा जागरूक थे ये। सामूहिक रूप से अगर हम देखें तो मध्यम वर्ग के लोग, धन दौलत की बात करें, हम योग्यता की बात करें या शिक्षा की बात करें, कुलीनों के बराबर थे, लेकिन फिर भी उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। दे वर नॉट प्रिविलेज्ड, उनकी उच्च पदों पर नियुक्ति नहीं की जाती थी। वो चाहते थे कि उनकी योग्यता के आधार पर उनको पद दिए जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता था। इनमें से बहुत से दार्शनिक थे, उन्होंने फ्रांस में
लोकतंत्रीय विचारों का प्रचार किया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मध्यम वर्ग था। ठीक है, मध्यम वर्ग भी असंतुष्ट वर्ग था, क्योंकि योग्य होते हुए भी वो कुलीनों की बराबरी नहीं कर सकते। इसके बाद आता था किसान वर्ग। तो फ्रांस की जनसंख्या का 80% जो भाग था वो खेतीबाड़ी के कार्यों में जुटा हुआ था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अगर फ्रांस की जनसाधारण की जनसंख्या 2.5 करोड़ थी, तो उसमें लगभग 2 करोड़ तो किसान ही थे इसके अंदर। तो देखिए 1789 की जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो किसानों की दशा जो है उस समय बहुत खराब थी। बहुत से किसान ऐसे थे जो कि भूमिदास थे या अर्धदास थे। वो अपनी इच्छा के अनुसार अपनी स्वामी की भूमि को छोड़कर नहीं जा सकते थे। और कुछ ऐसे लोग थे, कुछ किसान ठेके पर भी ज़मींदार से भूमि खरीद कर खेती किया करते थे। ऐसे लोगों को मेटायार किसान कहा जाता था। मेटायार अपनी उपज का वो आधा भाग ज़मींदारों को दे दिया करते थे। बाकी देखिए सारी सामंतवादी व्यवस्था पर आधारित था ये किसानों की। जहाँ तक बात है, ये सामंतों के घर पे, उनके बड़े बड़े फार्म हाउस पे जाकर काम किया करते थे। और कृषि जो है वो बहुत पिछड़ी हुई थी, परंपरागत ढंग से होती थी। किसानों को बहुत कर देना पड़ता था। मैंने आपको बताया कि द क्लर्गी प्रे, द नोबिलिटी फाइट एंड द पीपल पे। मध्यम वर्ग को, किसान वर्ग को टैक्स देना पड़ता था, टिथ देना पड़ता था। इनको अपनी उपज का 10वां हिस्सा चर्च के पास भी जमा करवाना पड़ता था। ठीक है, इसके बाद आते थे मजदूर, कारीगर या श्रमिक, जिन्हें हम कह सकते हैं। श्रमिकों की हालत बहुत ख़राब थी फ्रांसीसी क्रांति के समय। एक तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप श्रमिकों को, बहुत से जो किसान जो जॉबलेस हो गए थे, जिनके पास कोई कार्य नहीं था, वो शहरों में आके काम करने लग गए, कारखानों में मजदूरों के रूप में, जहाँ गंदगी हुआ करती थी, जहाँ पर काम करने की जो कंडीशंस थी वो बहुत ख़राब थी, और इनको उचित वेतन भी नहीं मिलता था। तो आप देखेंगे कि जब फ्रांस की क्रांति हुई तो यही वर्ग जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो जनसाधारण वर्ग था, इसी ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। और इसमें सबसे ज़्यादा जो सक्रिय थे वो किसान और श्रमिक लोग थे। इन्होंने ही क्रांति का बिगुल बजाया था एक तरह से। तो मजदूर, कारीगरों की हालत बहुत ख़राब थी। निश्चित रूप से उन्हें कोई विशेष अधिकार नहीं मिले हुए थे। भूखमरी चल रही थी। 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते थे। ऐसी हालत हो गई थी किसानों और मजदूरों की, बहुत ख़राब हालत। तो ये सामाजिक कारण थे फ्रांसीसी क्रांति के, कि समाज जो है, समाज की जो व्यवस्था थी वो पुरातन व्यवस्था थी, आंशिया रजीम जिसे बोलते हैं, यानी परंपरागत सामंतवादी ढांचे के अंतर्गत जो है सब कुछ चला करता था। विशेषाधिकार युक्त वर्ग इनको बिल्कुल भी ऊपर नहीं आने देते थे। कोई पद योग्यता के आधार पर नहीं मिला करता था। केवल कुछ लोग जिनके पास धन होता था, मध्यम वर्ग, मतलब जनसाधारण वर्ग में, मध्यम वर्ग में, वो ही कभी कभी जो पद बिकते थे, कुलीनों के पद बिकते थे, उनको खरीदकर वो पद प्राप्त किया करते थे। तो देखिए आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर हम आर्थिक कारण, धार्मिक कारण और तत्कालिक कारण पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।